गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट शुरू किया था। आइए कंटिन्यू करते हैं। पहले हम बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं पता है आपको ऑलरेडी। मेन प्रोडक्ट्स के अलावा अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो बाय प्रोडक्ट्स है, जिनको जो स्क्रैप वगैरह से पैदा हो जाते हैं या अनचाहे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, वो आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं। मेन प्रोडक्ट्स जो आपके जिसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की समस्या मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि क्या प्रॉब्लम है कि जो कॉस्ट आती है वो ज्वाइंट है। वो जो कॉस्ट है वो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है, वो ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है। तो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे निकालना है और कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम बात कर रहे थे कि ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, कि जो ज्वाइंट कॉस्ट बची आफ्टर बाय प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद जो ज्वाइंट कॉस्ट बची, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट क्या होती है, जिसमें टोटल मटेरियल होता है, टोटल लेबर होता है एंड ओवरहेड के खर्चे होते हैं, सारे जोड़ के क्या आती है आपकी टोटल कॉस्ट। उसमें से बाय प्रोडक्ट माइनस करने के बाद जो आपके पास बचती है ज्वाइंट कॉस्ट, वो किस तरीके से ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांटी जाती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से सबसे मेथड था फिजिकल वाला, फिजिकल यूनिट मेथड मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, याद है कि फिजिकल यूनिट मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हर मेन प्रोडक्ट के सेम होंगे। और दूसरा मैंने आपको यह भी बताया था कि दोनों की वेटेज जो है बराबर होनी चाहिए, मतलब इक्वल टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी ये मेथड काम का होगा। एक और चीज बताई थी मैंने आपको शायद कि अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है तो ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है इसको हमने ग्रॉस आउटपुट की रेशियो में बांटना है। ये बताया था मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में कि आपके पास अगर नेट आउटपुट है तो उसमें आपको क्या ऐड करना है, वेस्टेज ऐड करके ग्रॉस आउटपुट निकालना है। ग्रॉस आउटपुट की रेशियो में हम लोग ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको बांटेंगे। ठीक, ये हम पहला ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड मेथड पे चलते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड हम फॉलो करते हैं, जिसमें नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि सेल जो फाइनल सेल होगी उसमें से अगर मैं जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी, जो और एडिशनल खर्चे होंगे, अगर मैं माइनस करूं तो आपके पास नेट रिलाइजेबल वैल्यू आती है। देखिए नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए आपके पास ए बी सी तीन प्रोडक्ट है, सेल वैल्यू फाइनल सेल वैल्यू गिवन है। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, तो आपके पास जो बचेगा वो प्रोडक्ट की नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगी। इस नेट रिलाइजेबल वैल्यू में इसकी रेशियो में आपको उसको बांटना है। क्लियर? तो पहले आपको हर प्रोडक्ट की नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालनी है। ये मेथड तब सूटेबल होगा जब हर प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग होती हो। मतलब आपके पास ए बी और सी तीन प्रोडक्ट है, मान लीजिए सी की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो सी के केस में ये भी नहीं मिलेगा आपको, ये भी नहीं मिलेगा, तो ये वैल्यू सीधी ही यहां पर आ जाएगी, तो वहां ये मेथड सुटेबल नहीं होगा। हम लोग, आपको मालूम है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग वो जो ज्वाइंट कॉस्ट हुई है उसे बांटना चाहते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट वो करना है जो सबके लिए सुटेबल हो। तो अगर हम नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड फर्दर प्रोसेसिंग, कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड हम वहां पे ना फॉलो करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिसप्रपोर्शनेट है तो भी हमें उस मेथड को फॉलो नहीं करना चाहिए। किसी की बहुत तकड़ी प्रोसेसिंग हो रही है तो उस केस में भी इस मेथड को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। और हाँ, जो ये वैल्यूज आ जाएंगी इनकी रेशियो में हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने करना सिर्फ क्या, ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांटना है और कुछ नहीं करना। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है जब आपके पास ज्वाइंट कॉस्ट तो आगे प्रोडक्ट बन गए 5, अब वो पांचों में चीजों को बांटा कैसे जाए, उसके मेथड है ये देखिए
net realizable value at split of point. In this method, joint cost apportionment, the following are deducted from the, in this method of joint cost apportionment, the following are deducted from sale value of joint product at final stage after processing. इसको नहीं माइनस करना है, गलत लिखा हुआ है, प्रॉफिट नहीं माइनस होता नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालते समय। अगर आपने प्रॉफिट माइनस कर दिया ना तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू में नेट रिलाइजेबल वैल्यू लेनी है, उसमें प्रॉफिट माइनस नहीं करना। फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट के खर्चे आपने माइनस करने होते हैं। ठीक है, ये आपकी सेल आ गई, इसमें से आपने माइनस कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और आपका पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो माइनस कर दी। जो ये वाली वैल्यू आएगी इसकी रेशियो में हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। एग्जांपल दिया हुआ है, एन एंटिटी इनकर ए ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ 64,500 इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट ए और बी। ये दोनों क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं आपके। आपको 64,500 को ए और बी में बांटना है, दीज आर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, एंड अर्न ए सेल रेवेन्यू ऑफ 86,000 बाय सेलिंग at the rate of 170 per unit of product A and 260 per unit of product B. Further processing cost of product A and B are 4,000 and 32,000 respectively. The joint cost can be apportioned to product A and B as follow. देखो इसमें भी उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दे दिया, ऊपर फॉर्मेट में प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल में प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट माइनस ही नहीं होता जब आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालते हो। अगर आपने प्रॉफिट माइनस कर दिया ना, बेसिकली वो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी आपकी, एस्टिमेटेड ज्वाइंट कॉस्ट। ओके, ये देखिए सेल वैल्यू आ गई दोनों की, 34,000 एंड 52,000 जोड़ के देखोगे तो 86,000 ही आ रहा है। उसमें से आपने माइनस क्या करना है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसकी 4,000 है, इसकी 32,000 है, ये आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ गई, इसकी 30,000, इसकी 20,000, और इन दोनों की रेशियो में आपने क्या करना है? उस ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देना है। ओके, द नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री। अगर आपको लगे कि कोई और मेथड काम नहीं कर रहा तो ये मेथड आपने लगा देना है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। दिस मेथड यूज व्हेन रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट नोन। दिस मेथड यूज व्हेन रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट नोन। मतलब जब आपको ये ना पता हो कि जो प्रोडक्ट हमने लोगों ने अलग अलग निकाले हैं उसकी रिलाइजेबल वैल्यू क्या है। नहीं समझे? ए बी सी, ये प्रोडक्ट अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तीनों बिक जाते हैं, ये भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक जाता है, ये भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक सकता है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब जब वो अलग अलग होते हैं, इसकी भी आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर सकते हो, इसको भी आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर सकते हो, एंड इसको भी आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर सकते हो, और फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप इनको तीनों को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकते हो तो इनकी मार्केट वैल्यू होगी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, होगी ना? तो फिर आपको नेट रिलाइजेबल निकालने की क्या जरूरत है? अगर तीनों प्रोडक्ट आपके स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक सकते हैं, नो डाउट वो फर्दर प्रोसेसिंग पर भी बिक सकते हैं, तो भाई जब उनकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी पता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, तो ऐसे केस में हमें नेट रिलाइजेबल वैल्यू फॉलो करने की जरूरत नहीं, जस्ट मार्केट वैल्यू पॉइंट उठाओ उसकी रेशियो में बांट दो। क्लियर? तो वही लिखा हुआ, दिस मेथड यूज व्हेन रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट नोन। तीसरा मेथड होता है टेक्निकल एस्टिमेट। टेक्निकली आप निकाल के देखिए कि कितनी कॉस्ट आ सकती है, उसके हिसाब से हम पोर्शन कर देंगे। ये कोई मेथड नहीं है, जस्ट ऐसे दिया हुआ है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसके अलावा अदर मेथड भी हैं। मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, यही ये वाली बात बताई मैंने, ये देखो जो ये बता रहा था ना, यही था कि जहां पे वो अलग अलग हो रहे हैं, अगर वहां पर उनकी मार्केट वैल्यू गिवन है तो उस मार्केट बांट देंगे। जहां पर वो अलग अलग हैं वहां पर अगर आप मार्केट वैल्यू पता है ऑलरेडी तो उस मार्केट वैल्यू के रेशियो में बांट दो। दिस मेथड यूज्ड फॉर apportionment of joint cost to joint product up to split of point. It is difficult to apply this method if the market value of product at a point of separation is not available. क्लियर ही है, वो कहते हैं मार्केट वैल्यू की रेशियो में बांट रहे हैं। मार्केट वैल्यू कौन सी? दो होती हैं, एक तो फाइनल मार्केट वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद एक फाइनल वैल्यू आती है, एक फाइनल वैल्यू वो स्प्लिट अप पॉइंट पर होती है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू स्प्लिट अप पॉइंट पर पता है तो ये मेथड फॉलो कर लो, ठीक है? और अगर नहीं पता तो आप ये मेथड वैसे ही नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो वही लिखा हुआ है,
इट इज यूजफुल मेथड वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आर इनकर्ड डिसप्रपोर्शनेटली। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिसप्रपोर्शनेटली मैं समझाता हूं क्या होता है। देखो, मान लीजिए 3 प्रोडक्ट है ए, बी एंड सी, और ये आपकी फाइनल, एक मिनट, सेल वैल्यू एट फाइनल स्टेज। इसकी सेल वैल्यू गिवन है, फाइनल इसकी गिवन है और इसकी गिवन है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मान लीजिए इसकी 10 रुपए की फर्दर प्रोसेसिंग है, इसकी 20 रुपए की और इसकी 1000 रुपए की है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर आप इसकी रेशियो में आप खर्चे को बांटते हो फाइनल सेल की रेशियो में, तो आप देखो इस फाइनल सेल में ये फर्दर प्रोसेसिंग का इफेक्ट भी है। मान लीजिए यहां पर ये है, ये इसकी सेल का प्राइस 20 रुपए है, इसकी सेल का प्राइस 30 है और इसकी सेल का प्राइस 1500 रुपए। अगर आप ज्वाइंट कॉस्ट को फाइनल सेल प्राइस के रेशियो में डिवाइड करते हो तो आप सबसे ज्यादा खर्चा सी में बांट दोगे। ज्वाइंट कॉस्ट सी में बांट दी, पर ये फाइनल सेल प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है इसकी, तो गलत बांट दिया ना आपने। आपका जो स्प्लिट अप पॉइंट है वो तीनों पे बराबर खर्चा हो रहा है मान लीजिए, लेकिन सी प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इस वजह से उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी रेशियो बढ़ गई। तो अगर आप फाइनल प्राइस की रेशियो में खर्चे को बांटोगे या फाइनल प्राइस को बेस लोगे खर्चे को बांटने के लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका फाइनल प्राइस सी का इसलिए वो मेन कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो फर्दर प्रोसेस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा है वो। क्लियर? इस वजह से जो फाइनल, ऐसे केस में हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर लेंगे, ऐसे केस में वो मेथड फॉलो करना चाहिए कि स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर मार्केट वैल्यू देख लो क्या है। इसका मतलब है कि जहां पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिसप्रपोर्शनेट है हम लोग वो वाला मेथड प्रेफर कर लेंगे कि ना जी आगे मत जाओ, बस स्प्लिट अप पॉइंट पे मार्केट वैल्यू देख लो, उसके बाद तो इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, पता नहीं कितनी कितनी हो जाएगी। अब देखो आपको कोई बेस तो लेना ही पड़ेगा ना खर्चे को बांटने के लिए, तो कहता है कि ये मेथड तब ज्यादा यूजफुल है आपका। हाँ, ये कहता है मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स, मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब हमें फर्दर जाने की जरूरत नहीं, जहां पे वो अलग अलग हो रहे हैं वहीं पर मार्केट वैल्यू उठाओ, उसी की रेशियो में बांट दो। इट इज यूजफुल मेथड वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर्ड डिसप्रपोर्शनेटली। अगर तो सबके ऊपर बराबर बराबर टाइप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो रही है तो फाइनल सेल वैल्यू की रेशियो भी वही रहेगी जो स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल वैल्यू की रेशियो होगी, इसलिए वहां पर तो आप जो सा मर्जी मेथड फॉलो कर लो। लेकिन अगर आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा और एक में बहुत कम है, या एक प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में आपको ये वाला मेथड फॉलो कर लेना चाहिए, फाइनल मार्केट प्राइस तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आइए एग्जांपल करते हैं। एंटिटी इनकर्ड ए ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ 64,000 इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट ए और बी, 200 यूनिट इसके बने और 200 यूनिट इसके बने। अर्न ए सेल रेवेन्यू ऑफ 86,000 बाय सेलिंग 170 यूनिट्स ऑफ एट द रेट दिस और दिस। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दिस केस, एक मिनट, ये सिर्फ आपका जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, ए की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या आएगा, देखो 170 इंटू 200 34,000 और उधर 52,000, तो शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट टोटल 64,500 इंटू 34/86 और 64,500 इंटू 52 डिवाइड बाय 86, सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो कितना आया बताओ जरा,
हैं 25,500 39,000। ओके, इन्होंने ये अलग तरीके से फॉलो किया, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिव दिया हुआ ना, मैंने वो फॉलो किया। इन्होंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के फॉलो किया, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। आप ये मेथड ज़्यादा बेटर है, ठीक, ऑल्टरनेटिव। उसके बाद मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, वो मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि फाइनल सेल प्राइस नहीं लेना आपने। फाइनल सेल प्राइस अगर आप लेना चाहते हो तो तब लो जब डिसप्रपोर्शनेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ना हो, क्योंकि फाइनल सेल प्राइस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से भी प्रभावित हो जाता है। अल्टीमेटली आपने उसको बेस लेके बांटना क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट को ही बांट रहे हैं ना, तो आपके लिए या तो नेटरलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉलो कर लो, या उस समय जो स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर मार्केट वैल्यू वो फॉलो कर लो। लेकिन अगर आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिमिलर जैसी है तो आप फाइनल सेल प्राइस को भी बेस ले सकते हो उन खर्चों को बांटने के लिए। क्लियर? तो here the basis of apportionment of joint cost is the total sale of finished product and involve the same principle as discussed above. Suppose in the example 2 given above, if the sale price of product A and B after further processing is this and this, तो खर्चे को कैसे बांट लोगे? तो आप of course 200 यूनिट्स हैं तो इसकी रेशियो में बांट देंगे, फाइनल सेल प्राइस की रेशियो में। यूनिट सेम है तो प्राइस क्या हो गया, 200 इंटू 200, 40,000 का ए का सेलिंग प्राइस आ जाएगा फाइनल, और 300 इंटू 200, 60,000 का फाइनल सेल प्राइस किसका आएगा, दूसरे का आएगा। तो ये रेशियो क्या बन गई, 2:3 में आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दोगे और आपकी ज्वाइंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके, और एवरेज मेथड वही है जो फर्स्ट वाला फिजिकल आउटपुट वाला मेथड है। यहां पर कई बार वेट गिवन होते हैं तो वेट असाइन करके हम लोग, वेट कैसे देखो, ए बी सी, ठीक, फिजिकल आउटपुट 100 यूनिट इसके बने, 200 यूनिट इसके बने और 50 यूनिट इसके बने, ठीक। अगर आप सिर्फ इनकी रेशियो में बांट देते हो ज्वाइंट कॉस्ट को तो उसको बोलते हैं फिजिकल आउटपुट मेथड। अगर आप एवरेज निकाल देते हो, एवरेज निकालने के लिए कई और वेट गिवन होते हैं, इसमें 3 गुना एफर्ट लग रहा है, इसमें 2 गुना एफर्ट लग रहा है, इसमें 1 टाइम एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ये इक्वलेंट टू 300 यूनिट बन गए, इक्वलेंट टू 200 यूनिट्स बन गए, 400 सॉरी, और इक्वलेंट टू 50 यूनिट्स बन गए। अब अगर आप इनकी रेशियो में बांटोगे तो हम एवरेज मेथड बोलेंगे। ये फिजिकल आउटपुट की रेशियो नहीं है, ये एवरेज है। हाँ, अगर सबकी रेशियो बराबर है 1:1 तो फिजिकल आउटपुट और एवरेज मेथड आपको सेम आंसर प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो दीज आर द मेथड जैसे जिससे आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट को बांटना है। एक बार दोबारा ओरली बता दूं, वो ये है कि पहला मेथड आपका फिजिकल आउटपुट मेथड है जिसमें आप फिजिकल यूनिट के हिसाब से करते हो। ये मेथड ज्यादातर तब फॉलो किया जाता है जब सबके ऊपर बराबर इक्वल एफर्ट लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर वेट सेम लेने पड़ते हैं और आपको यहाँ पर चीजों को ग्रॉस अप करना पड़ता है, उसकी रेशियो में आपको खर्चे को बांटना है, ठीक है। नेट रियलाइजेबल मतलब आप स्प्लिट अप पॉइंट पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, फाइनल सेल प्राइस पता है, उनमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, उसकी रेशियो में खर्चों को बांट दीजिए। ये मेथड तब फॉलो मत करो जब आपके पास ऑलरेडी स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर मार्केट वैल्यू पता है, तो क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालोगे, सीधा उसमें बांट दो, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एस्टिमेट्स आप फॉलो कर सकते हो। कैसे फॉलो टेक्निकल एस्टिमेट, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद एक मेथड रह गया, कंट्रीब्यूशन वाला रह गया हमारा, ठीक है। अदर मेथड में सबसे पहले मार्केट वैल्यू एट यूनिट ऑफ सेपरेशन, एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, स्प्लिट अप पॉइंट पे जहां पे वो अलग अलग होते हैं वहां पे आप उनका मार्केट वैल्यू अगर पता है तो उसकी रेशियो में बांट सकते हो। ये मेथड तब फॉलो कर लीजिए जब आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिसप्रपोर्शनेट होती है। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये भी है कि जो फाइनल सेल प्राइस है अगर वो पता है तो वहां पर उसकी रेशियो में बांट सकते हो। ये वाला मेथड आपको तब फॉलो करना चाहिए जब आपकी सिमिलर टाइप की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। एवरेज यूनिट मेथड मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल आउटपुट मेथड फॉलो करना है और साथ में वेट असाइन कर देने हैं, और उसकी रेशियो में जो वेट मल्टीप्लाई करके इक्वलेंट यूनिट्स आ जाएंगे ना, जब वो इक्वलेंट यूनिट हो जाएंगे तो उसकी रेशियो में आप बांट लेना। क्लियर? नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड खर्चों को तब फॉलो किया जाता है जब खर्चे में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों होती हैं।
वेरिएबल खर्चे आप कैसे बांटते हो? यूनिट के हिसाब से, है ना। वेरिएबल खर्चे आप यूनिट के हिसाब से बांटते हो और फिर फिक्स खर्चे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांट देते हो। आप क्या करोगे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में? देखो, आपके पास फिक्स कॉस्ट ऐसे होती है, सॉरी, हाँ, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 3 लाख की। ये मेथड तभी फॉलो करना है जब आपको फिक्स और वेरिएबल मेथड कॉस्ट अलग अलग दे रखी है। ये आपकी आती है ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट होगी आपकी 4 लाख की। ठीक, आपके पास ज्वाइंट प्रोडक्ट है ए बी सी, सेलिंग प्राइस फाइनल सेल वैल्यू गिवन है 100 रुपए की, ये 50 की, ये भी 50 की, ये फाइनल सेल वैल्यू है पर यूनिट। आउटपुट है, इसके 10 यूनिट्स बने हैं, इसके 50 यूनिट्स बने हैं, इसके 60 यूनिट्स बने हैं। ये है आपको जानकारी गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वेरिएबल खर्चा बांटोगे। वेरिएबल खर्चा आउटपुट के हिसाब से बटेगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा और कंट्रीब्यूशन की रेशियो में फिक्स खर्चा बटेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट। वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगी, ए बी सी इन द रेशियो ऑफ आउटपुट। आउटपुट की रेशियो में, फिजिकल आउटपुट की रेशियो में आपको वेरिएबल कॉस्ट को बांट देना है। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट आपकी, 3 लाख, और 10, 5 और 6 यानी 156 की रेशियो में बांट देंगे। कितनी है वो वेरिएबल कॉस्ट, तो 50,000, 50,000, 25,000, हाँ 25 आएगा, 1,50,000, कितने यूनिट हैं, 125, 125 आ जाएंगे, 1 लाख। ये आपने वेरिएबल कॉस्ट बांट दी फुड की रेशियो में, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर आपको फिक्स कॉस्ट बांटनी है तो कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी, सेल वैल्यू निकालो। सेल वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आपका आउटपुट है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आएगी, 1000 पहले की आ गई, दूसरे की 2500, तीसरे की 3000, बोलो कितना, 1000, 2500, 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। अरे सेल ज्यादा होना चाहिए ना खर्चे से, तो मैंने अपनी तरफ से जल्दी से फिगर ले लिए, छोटी ले लिए, लो, उसमें क्या, ठीक। अब सही है, सेल प्राइस खर्चे से ज्यादा होना चाहिए, घाटा थोड़ा ना पड़ना चाहिए हमें। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, 25,000, 1,25,000, 1,50,000, 75,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, 1,25,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, 1,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, और फिक्स कॉस्ट को इस कॉन्ट्रीब्यूशन की रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है। शेयर इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना है बताओ जरा, 1 लाख है ना, 1 लाख है ना, 1 लाख है। 1 लाख को आप बांटोगे किसकी रेशियो में, 75, इसकी ये होगी 75, 125 एंड 150, ठीक है, यानी कि 3, 5 एंड 6, इसकी रेशियो में बांट दीजिए, 2, 1, 4, 2, 9। आगे
आगे बता दो। यस सर, तो ठीक है। 35714। नेक्स्ट। 428। लो जी, 57। ओके, दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड आप तब फॉलो करोगे जब आपके पास वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों, वेरिएबल खर्चे आउटपुट की रेशियो में यानी कि यूनिट्स की, फिजिकल यूनिट्स की रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि यूनिट से रिलेटेड सीधा वेरिएबल खर्चा, और फिक्स खर्चा कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आई होप ये आपको याद होगा। तो मेथड तो हो गए हमारे पूरे। अब हम क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू हो रहे हैं आप? वो जिसमें ग्रॉसिंग किया था, याद है ना? लास्ट लेक्चर में किया था, वो क्वेश्चन था ये, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए बी एवरेज यूनिट कॉस्ट में, एवरेज यूनिट कॉस्ट, ठीक है, प्री सेपरेशन ज्वाइंट कॉस्ट, यही है आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। एबीसी रेशियो 1:1:1 है ना? बताओ जरा ये 1:1:1 क्या है? नहीं नहीं, उनको बताने दो ना, किस चीज का वेट है। आप बताओ क्या है योगिता जी? प्रोडक्ट मेथड का बोला मैंने, फिजिकल आउटपुट मेथड बोला था। ओके, ठीक है। आप पूछ तो ना रहे हो, मैंने आपसे आपको टोक दिया तो आपने पूछना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बात बोली है, ये बातें तो सारी जिंदगी खत्म ही नहीं होने वाली हैं, ये तो एंडलेस है। पास हो जाओगे तो निकल जाओगे आगे, नहीं होगे तो बैठे रहोगे। समझदार इंसान वो होता है ना जो एक बार इशारे से समझ जाता है कि ठीक है अभी क्या कहना चाहते हो आप, टीचर क्या कहना चाहता है या कोई भी क्या कहना चाहता है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करो तो बोलने वाला भी बेवकूफी लग रहा होता है, सुनने वाला तो होता ही है। मेरा आपकी जिंदगी में कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट ऐसी नहीं है कि आप कमाओगे तो मैं खाऊंगा। आप कमाओगे तो आपके पेरेंट्स को खिलाओगे या खुद के बच्चों को खिलाओगे या खुद खाओगे। तो आप उनकी जिंदगी कैसी देखते हो फ्यूचर में, वैसी मेहनत कर लो। अगर आप अपनी फ्यूचर में अपने बच्चों की लाइफ अच्छी नहीं रखना चाहते, इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है ना सिर्फ आप अपने लिए पढ़ रहे हो, बेवकूफी है। अपने लिए कौन कर रहा है? अपनी लाइफ तो निकल गई, जब तक सेटल हो गए 30-32 साल के हो जाओगे, 25-26 के तो हो ही जाओगे। और जब तक पैसा इतना कमाओगे कि अब ऐश की जाए, तब तक 45-50 के हो जाओगे। तो तुम्हारे पैसे की ऐश तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे या तुम्हारे बच्चे करेंगे? तो अगर उनकी लाइफ अच्छी देखना चाहते हो तो मेहनत कर लो, ठीक है। या अपनी भी ठीक ठाक रखनी चाहते हो, नहीं तो बातें तो बहुत है, कर लो। मेरा क्या नुकसान है? अगर मेरे को कोई बोले ना कि मैं अपने लिए कमा रहा हूं, तो भाई मेरे पास इतना है कि मेरी जिंदगी ना, रिमेनिंग लाइफ बड़ी ऐश से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके खर्चे भी तो पूरे करने हैं। अगर मैं बेटर हो रहा हूं ना तो मैं अकेला बेटर नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग भी बेटर हो रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बेटर हो रहा होगा, मेरी फैमिली मेंबर्स का लाइफस्टाइल बेटर होगा, जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनका लाइफस्टाइल बेटर होगा। अगर मैं वीक हो रहा हूं तो मैं अकेला वीक नहीं हो रहा हूं, मैं सारी फैमिली को लेकर डूब रहा हूं। और आपके एफर्ट्स हैं। आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं इन्हीं चीजों के लिए एफर्ट्स में बिलीव करता हूं। इसी चीज के लिए सिर्फ एफर्ट्स हैं जो जिंदगी में तुम्हें आगे या नीचे लेके जाते हैं, नथिंग एल्स।
मैंने आपको ये बोला था कि अगर रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो सेम अज्यूम करेंगे, अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको एवरेज मेथड लगाने को बोल दिया गया, ये बताऊं मैंने काट के भी दिखाया वहां पर, अब मुझे मिलेगा नहीं कहां पे किया मैंने, बुक में ही किया था, काटा था मैंने, और काट के ना ये देखो, और आपको तो मैं +2 से समझा रहा हूं, आप लोग सुनते हो इधर से उधर से, साथ की साथ ही पास ऑन कर देते हो। ये देखो 3 to 1 की जगह 1 1 1 कर दिया। ये तब किया था जब मैंने बोला था कि अगर रेशियोज नहीं, रेशियो पर आप ट्रीट कर लेंगे, फिर इसका आंसर और फिजिकल आउटपुट का आंसर सेम आएगा, ये बात बोली थी। चलिए, तो आउटपुट प्रोड्यूस आपके इतने इतने आगे, एवरेज मेथड बोला है, वेट गिवन नहीं है तो बराबर ट्रीट कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके आएगा, इक्विवेलेंट यूनिट इसके 500 200 और 300 ही आएंगे, इसकी रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो आप देखो उन्होंने यही किया हुआ है, आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आपकी 60,000 है। ठीक है, तो 60,000 को 500 डिवाइड बाय 1000, 30 इसकी आ गई, 60,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 1000, 12,000 इसकी आ गई, और 60,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 1000, और 18,000 इसकी आ गई। सिंपल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी।
चलिए थर्ड हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वेरिएबल खर्चे आपके आगे 2400 टू 2000 2400 एंड फिक्स खर्चे आपके आगे देखिए कंट्रीब्यूशन ये आ गया 4000 1200 और 3900, क्योंकि जो कंट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट का वही फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। अरे नहीं नहीं भाई, कंट्रीब्यूशन से ही फिक्स कॉस्ट कवर होती है ना, प्रॉफिट और जो फिक्स कॉस्ट है वो कंट्रीब्यूशन से ही कवर होती है। जो प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो ज्यादा फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, तो प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ही फिक्स कॉस्ट को कवर करता है और प्रॉफिट भी उसी की वजह से आता है। नेक्स्ट है जी इलस्ट्रेशन नंबर 4, इनऑर्गेनिक केमिकल परचेजेस मोर रिफाइंड प्रोडक्ट सच एज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी। देखो आप सॉल्ट को प्रोसेस करते हो, ठीक है, और मोर रिफाइंड प्रोडक्ट में बनाते हो, 3 रिफाइंड प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं, ठीक है, सॉल्ट की प्रोसेसिंग करने पर। तो ये तीनों बेसिकली क्या है, आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट 40,000, उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट 60,000 की इनकट होती है। इसका मतलब आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है वो 1 लाख है, ठीक है। स्प्लिटर पॉइंट तक खर्चा होता है। एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन एंड 2 बनाते हैं, एक कास्टिक सोडा बनाता होगा, क्लोरीन सॉरी हाँ क्लोरीन बनी है। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करोगे तो पीवीसी बनता है, यानी कि बेसिकली तो 2 ही प्रोडक्ट हैं। फर्दर प्रोसेसिंग करने पर यानी कि सॉल्ट से 2 प्रोडक्ट निकलते होंगे, एक कास्टिक सोडा आता होगा, एक क्लोरीन आती है, क्लोरीन को फर्दर प्रोसेसिंग करके पीवीसी आती है, यही है, ठीक। अब क्वेश्चन मेरे को लगता है ऐसा पूछेगा कि फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए कि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए, आई थिंक यही पूछेगा। चलिए देखते हैं। अब जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल एस्टिमेशन इज एज फॉलो। इसको सेल करते हो, प्रोडक्शन 1200 टन का, सेल क्वांटिटी 1200 की, सेलिंग प्राइस 50। अगर आप क्लोरीन को प्रोडक्शन करते हो और क्लोरीन को कन्वर्ट करते हो पीवीसी में, ऐसा क्लोरीन को बेच नहीं रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं, 500 800 यूनिट से 500 बनते हैं, ऑफ कोर्स 300 यूनिट का नॉर्मल लॉस, ठीक, और सेल भी उतनी और सेलिंग प्राइस 200 रुपए। ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000, ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक, टू यील्ड 500 टन्स ऑफ पीवीसी। ओके, देयर वाज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ एनीथिंग, आपके पास कोई इन्वेंट्री स्टॉक नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। देयर इज आल्सो एन एक्टिव क्लोरीन, कहते क्लोरीन को भी आप बेच सकते हो, अगर आप उसको फर्दर प्रोसेस ना करो तो क्लोरीन को भी आप बेच सकते हो। फॉर ए ऑर्गेनिक केमिकल वुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन 75 पर टन। आप क्लोरीन को एज सच भी बेच सकते हो अगर आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग ना करो। कहते शो हाउ द जॉइंट cost of 1 lakh would be apportioned between this all 2 things using sale value at split of point। sale value at split of point, split of point पे sale value क्या है, 1200 इंटू 800 इंटू 75, है ना, 1200 इंटू 50 12 एंड 800 इंटू 75, इसकी रेशियो में आप बांट देना। क्लियर, स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर पीवीसी तो है ही नहीं, वो तो फर्दर प्रोसेस होके आती है, और वैसे भी इन्होंने बोला कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन में ही बांटना है, ठीक है। सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट, तो आइए देखते हैं आंसर में, ये सेल वैल्यू टन्स में, ये सेलिंग प्राइस, ये सेल वैल्यूज आ गई, और आपने ये जॉइंट कॉस्ट बांट दी, ठीक है। आप इसे ऐसे फॉर्म में भी बना सकते हो, है ना, क्वांटिटीज ऐसे भी बना सकते हो, इन्हें वर्टिकल बनाया हुआ हम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, मुझे हॉरिजॉन्टली ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। पर्टिकुलर कास्टिक सोडा और क्लोरीन आउटपुट, सेल वैल्यूज और उसकी रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल यूनिट मेथड, यूनिट मेथड में यूनिट्स देखो 1200 एंड 800 की रेशियो में बांट देंगे। फिजिकल यूनिट मेथड में आप किस रेशियो में बांटोगे, 1200 एंड 800 की रेशियो में बांट दोगे, ओके।
यानी कि 3:2 की रेशो में बांट दोगे। ओके, ये देखिए 3:2 की रेशो में हमने बांट दिया। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू में आपके पास कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन है। पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी फाइनल सेल वैल्यू क्या आएगी? नहीं नहीं, कास्टिक फाइनल नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आएगी? तो आपको देखिए सेल वैल्यू, कास्टिक सोडा का तो वही है, फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो फाइनल सेल वैल्यू क्या है? और क्लोरीन की फर्दर प्रोसेसिंग बन के पीवीसी बन जाती है वो, तो पीवीसी को मल्टीप्लाई करोगे फाइनल सेल वैल्यू में 1 लाख लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसकी नील, इसकी कितनी है? 20,000 माइनस करोगे 60,000 80,000, यानी कि 3:4। ठीक है, 3:4 में बांट दोगे। ठीक, ओके, सेल वैल्यू दे दी है। सेल वैल्यू आप देखो यहाँ पीवीसी की ली है। अब ये मत सोचना क्लोरीन की तो फाइनल सेल वैल्यू नहीं है, अरे वो फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना ना, तो उसकी सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो। क्लियर? 60,000 80,000 उसकी रेशियो में हमने बांट दिया। नेक्स्ट, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन इन अगस्त 75 पर टन के हिसाब से। कहते हम आप सारे का सारा क्लोरीन खरीद लेंगे 75 पर टन के हिसाब से, सारे का सारा क्लोरीन खरीद लेंगे। दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस इन अगस्त। तो बताओ, एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। देखो ध्यान देना, इसको इंक्रीमेंटल निकालते होते हैं हमेशा। इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। ठीक, इंक्रीमेंटल लॉस इन सेल वैल्यू, यस लॉस इन सेल वैल्यू। अब इससे सेल वैल्यू में नुकसान होगा। अरे हाँ, पहले पीवीसी बेच रहे थे, कितने कितने यूनिट्स बेच रहे थे और किस रेट पे बेच रहे थे? ठीक है, ये पीवीसी की सेल थी। अगर पीवीसी की जगह हम क्लोरीन को बेचे 40,000 का लॉस होगा। ठीक, लॉस इन सेल वैल्यू, सेविंग इन कॉस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कितनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो रही थी पीवीसी बनाने में? 20,000 का। तो हमें 20,000 का लॉस हो रहा है, तो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हो तो लॉस एक तो सेल में होगा, क्योंकि फिर आप इन दैट केस पीवीसी की जगह क्लोरीन बेचोगे। पीवीसी के ऊपर सेल आ रही थी इतने की आ रही थी, और क्लोरीन पे आ रही है इतने की आ रही है, तो सेल वैल्यू में नुकसान हो गया, और आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में आपको बेनिफिट हुआ वो नहीं होगा, तो नुकसान ज्यादा हो गया ना, तो नेट 20,000 का आपको लॉस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए, सॉरी करनी चाहिए, सॉरी करनी चाहिए। उनका उनका जो प्रपोजल है हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, से उस प्राइस पे तो नहीं करना चाहिए, अगर प्राइस बढ़ जाए तो कर लेंगे। ये आपका लास्ट, ठीक है, 20,000 का लॉस होगा। द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ inorganic chemical will be reduced by 20,000 in August if it sells 8,800 tons to lifetime swimming pool products instead of further processing of chlorine into PVC for sale.
ओके, उसके बाद प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट आ जाता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज के, यहां से ये क्वेश्चन है हमारे 1 2 3 4, आई थिंक कल की क्लास में ये हो जाएगा, ठीक है। चारों क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और कल की क्लास में हमारा ये समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।